www.edu.link. Today we will going to study second chapter, Principles of Management of class 12 Business Studies. Okay, so we will start from the what do you mean by principles. Principles are the certain guidelines, certain rules which we follow in our life to get success. Like we don't हमें किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना है, हमको हमेशा ऑनेस्ट बने रहना है और सही तरीके से अपने वर्किंग करना है. तो अगर हम ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हमें लाइफ में सक्सेस मिलती. सेम ऐसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दी सर्टेन फंडामेंटल ट्रूथ विच हेल्प मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो हमको हेल्प करते हैं, वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं सही डिसीजंस लेने के लिए. ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें किस प्रकार के डिसीजंस लेना है. तो हेनरी फ्योल यहाँ पर है. हेनरी फ्योल इज द माइनिंग इंजीनियर. He had given 14 certain principles. What are those principles? I will going to tell you. There are 14 principles given by Henry Fayol. He is also known as father of management. ठीक है, तो अब ये 14 principles को हम लर्न कैसे करेंगे. एक बहुत छोटी सी ट्रिक है यहाँ पे. डैड यू सी USSROIC. ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, आपको 14 प्रिंसिपल्स बहुत जल्दी याद हो जाएंगे. डैड स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, authority and responsibility, principle of discipline, then unity of command, centralization and decentralization, unity of direction, S से scalar chain. These are the 7. और उसके बाद के जो 7 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो. डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स यू हैव टू डिवाइड अ वर्क इन अ स्मॉल टास्क. फ्योल यहाँ कहते हैं कि आपको क्या करना है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम है उसको स्मॉल स्मॉल टास्क में अगर आप डिवाइड कर देते हैं और वर्कर्स को उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार बांट देते हैं तो वो अपने वर्क को बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी. तो ये था डिवीजन ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्योल कहते हैं दोनों ही एक तराजू के हिस्से हैं जिसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है. ठीक है, इसमें बैलेंस होगा तो जो एम्प्लॉयज हैं अगर हमने उनको अथॉरिटी दी है तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उनके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए. ठीक, वर्क करने के लिए. इसमें एक एग्जांपल है, फैक्ट्री का एक सुपरवाइजर है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, he have to produce 2000 units in a week, but what happens, he don't have the responsibility to get raw material out of the store room. तो यहाँ पे क्या होगा कि जब मटेरियल मिड ऑफ द वीक में खत्म हो जाता है, उसको मटेरियल लेने के लिए अपने मैनेजर को, अपने बॉस को, जो उसके सुपीरियर हैं, उनको उसको कांटेक्ट करना पड़ता है. इस कांटेक्ट करने के चक्कर में उसके वन डे जो है वो पूरा वेस्ट हो जाता है. उस पूरे वन डे में मशीन्स आइडल हैं और वर्कर्स जो है वो भी आइडल बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है. तो यहाँ पे किसका लॉस हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हुआ. ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन उतने अच्छे से अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगी. ठीक है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, लेकिन उसके पास अथॉरिटी ना होने की वजह से क्या हो गया, काम में डिले हो गया. अगर उसके पास अथॉरिटी होती, उसके पास पावर होता, ठीक है, अथॉरिटी मीन्स पावर, तो अगर उसके पास पावर होता तो वो अपनी जिम्मेदारी बकायदा पूरी निभा लेता. तो दिस इज दी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिसिप्लिन. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन जो है ये फ्योल ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को और ऑर्गेनाइजेशन को भी, मैनेजमेंट को भी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए. कैसे? एम्प्लॉयज हैव टू कम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑन टाइम, एम्प्लॉय हैव टू टेक रिसेस ऑन टाइम, एम्प्लॉय हैव टू कंप्लीट देयर टास्क एंड अचीव द टारगेट्स ऑन टाइम. नाउ व्हाट इज दी discipline for management have to give remuneration, salary, wages on time to the employees. ठीक है, जब जो एम्प्लॉयज है वो बहुत अच्छा वर्क करता है तो उसको टाइम टू टाइम उनको क्या देना चाहिए, अवार्ड्स देना चाहिए. तो ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन जो है, द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमांड. तो हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंसिपल देख रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है बेटा कि जो बॉस है, अगर एक बॉस है तो वो बहुत इजीली सारे वर्क को, सारे टास्क को अपने एम्प्लॉयज को समझा सकता है. लेकिन अगर 2-3 बॉस हो जाते हैं तो एम्प्लॉयज क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई हम बात किसकी माने. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको एक बना के बताया है. एक बॉस है ना, तो दिस इज वेरी राइट, दिस इज टू एवरी एम्प्लॉय इज वेरी हैप्पी. उनके पास कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, वो बहुत खुश होकर अपना वर्क करते हैं क्योंकि कोई कंफ्यूजन है नहीं कहीं से कहीं तक, वो अपना वर्क करेंगे. लेकिन अगर 3-4 बॉस होते हैं तो वो क्या होता है, वो एम्प्लॉयज को, मतलब एक बोलेगा कि भाई तो प्रोडक्शन देख ले, फिर उसी एम्प्लॉय को दूसरा बॉस बोल रहा है तो फाइनेंस देख ले, तीसरा बॉस बोल रहा है नहीं तो मार्केटिंग देख ले, तो वो तो कंफ्यूज हो गया, मैं सुनूं किसकी. तो यहाँ पे क्या होगा, वो काम नहीं करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कोई भी काम अपना परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएगा.
ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो मतलब एक हेड है वो पूरे डिपार्टमेंट्स को खुद रेगुलेट कर रहा है, खुद देख रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, कंपनी अगर छोटी है, तो एक हेड जो है वो पूरी कंपनी को संभाल लेगा, वो सारे डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे से देख लेगा। लेकिन अगर कंपनी बड़ी होती है, ठीक है, जैसे कि रिलायंस ग्रुप इज अ वेरी ह्यूज कंपनी, तो उस कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड होते हैं। तो वहां पे कैसा वर्किंग चल रहा है, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन चल रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स और हर एक डिपार्टमेंट के पास ऑटोनॉमी होती है काम करने के लिए, वो फ्री होते हैं, उनको सिर्फ टारगेट अचीव करना होता है, वो अपने टास्क को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। तो दीज आर डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्योल कहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है तो वो जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है, तो अगर वो सेंट्रलाइज रह सकते हैं तो सेंट्रलाइज रह के काम करें, या फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हैं। उससे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है और वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। एक बॉस जो है वो क्या करे, सारे वर्कर्स को कमांड दे तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। उसका अपोजिट होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लान डिसाइड किया है, तो उस प्लान में सभी को मिलके काम करना है। कोई अलग से अपना नहीं मतलब एक पाथ चुनेगा कि नहीं मैं इन लोग के साथ मूव नहीं करूंगा, आई विल मूव टुवर्ड्स द अदर डायरेक्शन, ठीक है, तो वो अलग जगह नहीं जाएगा। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि जो प्लान ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, मैनेजर ने जैसा बता दिया है कि यू हैव टू फॉलो सर्टेन पाथ, होंगे आपको इस पाथ पे मूव होके ही वर्किंग करनी है, आपको इसी प्रकार से काम करना है और फाइनली यू हैव टू अचीव योर टारगेट। नेक्स्ट चेन, ठीक है, स्केलर चेन जो है, स्केलर चेन एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। फ्योल कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्लो होना बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन गैप होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के कम्युनिकेशन फ्लो होते हैं, एक होता है हमारा अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और एक होता है हमारा डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तब स्केलर चेन कैसे फ्लो होती है वो अपन देखते हैं। चेन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या होना चाहिए, एक के बाद कम्युनिकेशन फ्लो होता है। जैसे कि हमने देखा एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल को जो है वो डिसीजन बताएंगे कि उनको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएंगे, तो प्रिंसिपल टीचर्स को समझाएगा, टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स जो क्लास कैप्टन होते हैं उनको समझाते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन देखा आपने अपवर्ड से डाउनवर्ड। अब यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो टीचर को एक्सप्लेन करेगा, टीचर को लगता है कि इसको हमसे सॉल्व नहीं हो रही है तो वो प्रिंसिपल को बताएगी, प्रिंसिपल को लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ह्यूज है, हमको इसको डायरेक्टर सर को बताना पड़ेगा, तो डायरेक्टर्स को वो अपनी इन्फॉर्मेशन मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बताती है। तो क्या हुआ, ये डाउनवर्ड से अपवर्ड ये इन्फॉर्मेशन सेंड हुई। दिस इज स्केलर चेन। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बताया हुआ है, दिस इज द ए इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ए से इन्फॉर्मेशन बी के पास आती है, बी से सी में आती है, सी से डी में आती है और डी से ई में आती है। सेम ऐसे ए से इन्फॉर्मेशन एफ जाएगी, जी जाएगी, एच जाएगी और आई जाएगी। अब बाई चांस यहाँ पे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आपस में, एम्प्लॉइज को आपस में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, उनको लगता है कि जब तक हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे तो काफी देर हो जाएगी या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, तो वो आपस में जब कोई चीज डिस्कस कर लेते हैं, कोई डिसीजन ले लेते हैं या आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैंग प्लान, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से आप सुनना। आपस में जब एम्प्लॉइज कोई डिस्कशन करते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसको बोलते हैं हम गैंग प्लान। द कम्युनिकेशन अमंग द एम्प्लॉइज इन अ हॉरिजॉन्टल लेवल दैट इज नोन एज गैंग प्लान, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल फॉलो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दिस इज द स्केलर चेन। नाउ after the next 7 principles I will explain you in my next video. So students, like and share this video and subscribe my channel. Thank you for watching this video.